हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप स्टूडेंट्स आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर डुअल नेचर ऑफ मैटर को आगे कंटिन्यू करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। थ्योरी ऑफ जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की थ्योरी थी एल्बर्ट आइंस्टाइन की, उसे इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब एक रेडियो एक्टिव मेटल में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट होते हैं, जब कोई लाइट जिसकी एक कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं कि कोई भी लाइट, एक ऐसी लाइट जिसकी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो उसके ऊपर स्ट्राइक करती है, जब उस वक्त कितने आपके पास इलेक्ट्रॉन्स उसमें से निकलते हैं या नहीं निकलते हैं, उसे आप कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल व्हेन लाइट ऑफ अ सर्टेन फ्रीक्वेंसी स्ट्राइक्स द मेटल सरफेस। ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। अब स्टूडेंट्स, इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया आइंस्टाइन ने। तो इसे कहते हैं आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या है आपके पास? आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, चलिए देखते हैं। तो देखिए, इन्होंने क्या कहा, आइंस्टाइन ने दो बातें समझाई। यहां पर बहुत ही बेसिक सी चीज है जो आप भी जानते हैं कि कंसीडर आपके पास ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के चारों ओर आप जानते हैं कि इस तरीके से शेल्स होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। कंसीडर इलेक्ट्रॉन यहां पर है। जब आप जानते हैं कि इन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर इस इलेक्ट्रॉन को बाहर लाना है मुझे, तो पहले मुझे इस इलेक्ट्रॉन को करना पड़ेगा फ्री। तो उसके लिए मैंने क्या किया? बाहर से एनर्जी अप्लाई की। तो ये एनर्जी जो है, ये मैंने फोटोन की फॉर्म में अप्लाई की है। और फोटोन की एनर्जी कितनी होती है? एनर्जी इक्वल होती है E इज इक्वल टू एच न्यू। ये एनर्जी जो है, जो फोटोन की एनर्जी है, ये दो तरीके से यूटिलाइज होती है। कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी का इस इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में यूज हो जाएगा, यानी कि कुछ पार्ट फ्री करने में जो पार्ट एनर्जी का यूज होता है उसे आप कहते हैं वर्क फंक्शन। इसको डिनोट करते हैं हम फाइ से। सो बाहर से जो एनर्जी दी है वो कुछ पार्ट वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज हो जाता है, और कुछ पार्ट आपके पास, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, अब उसको मेटल से बाहर लाना है, तो बाहर लाने के लिए उसकी मूवमेंट करवानी पड़ेगी। यानी कि उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? बाहर लाने के लिए एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी। तो बाहर लाने के लिए आपके पास कौन सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है? काइनेटिक एनर्जी। तो यहां पर क्या कहा एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कि जो फोटोन की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ फोटोन, ये दो तरीके से यूटिलाइज हो रही है। एनर्जी ऑफ फोटोन किसके इक्वल है? ये एनर्जी ऑफ फोटोन है कुछ पार्ट एनर्जी का सबसे पहले वर्क फंक्शन की फॉर्म में यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो था वो फ्री नहीं था, वो न्यूक्लियस से बाउंड था। तो एनर्जी ऑफ फोटोन का कुछ भाग यूज हुआ वर्क फंक्शन में, और जो बचा हुआ पार्ट है एनर्जी का, वो यूज हुआ है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, ताकि इलेक्ट्रॉन सरफेस से बाहर आ सके, उसके कोर से बाहर आ सके। तो कहना ही से स्टूडेंट्स की एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल होती है एच न्यू के, और वर्क फंक्शन इक्वल होता है एच न्यू नॉट के। आप जानते हैं ये फिक्स्ड होती है, किसी भी एलिमेंट के लिए इसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, वर्क फंक्शन। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करना है तो हमें किस तरह के एलिमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, जिनका वर्क फंक्शन लो होगा या ज्यादा होगा? तो आई होप आपको इतना कॉमन सेंस हो कि वर्क फंक्शन जो होना चाहिए वो लो होना चाहिए। इसीलिए आपके पास मोस्टली जो यूज होते हैं एलिमेंट्स, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, लाइक सीजियम। फ्रांसियम यहां पर यूज नहीं होता। रिबोडियम, देन पोटेशियम, सोडियम, ये वाले मेटल यूज होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका, देखिए, इनके लिए जो वर्क फंक्शन होता है वो बहुत कम होता है। इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बहुत लूजली बाउंड होता है, उस इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत इजी होता है। सो वर्क फंक्शन अगर मैं एच न्यू नॉट मान के चलूं, और काइनेटिक एनर्जी यहां पर मान लेता हूं हाफ एम वी स्क्वायर। सो एनर्जी ऑफ फोटोन दो तरीके से यूटिलाइज हुई है। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इसे ऐसे लिख लूं एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, ये किसके इक्वल होगा?
काइनेटिक एनर्जी के यानी कि हाफ mv स्क्वायर्स के h कॉमन ले लेता हूं स्टूडेंट्स, ये बन जाएगा न्यू माइनस न्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। सो देखिए ये आपके पास बन गई आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। यहां से आप जितने भी लॉज थे जो पहले, देखिए पहले जो लॉ दिए गए थे जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे वो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे थे, लेकिन उनका कोई प्रूफ नहीं था, लाइक मैथमेटिकल प्रूफ उनका नहीं था। इस चीज को मैथमेटिकली जस्टिफाई किया था एल्बर्ट आइंस्टाइन ने, इसी चीज के लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था स्टूडेंट्स। तो चलिए देखिए उन्होंने कैसे जस्टिफाई किया। इन्होंने कहा कि मान लीजिए आपके पास किसी चीज की फ्रीक्वेंसी, किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी लेस देन न्यू नॉट है। मान लीजिए जो आपके पास फोटोन आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो उसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड देखिए इक्वेशन की, लेफ्ट हैंड साइड कहने से ये नेगेटिव हो जाएगी। क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां है h, न्यू की वैल्यू आपके पास कंसीडर हुई 5, न्यू नॉट ज्यादा रख लीजिए तो आपके पास 5 माइनस 10 माइनस 5 होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव होगी। लेकिन स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड है काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव होगी। स्टूडेंट्स नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी हैज नो सिग्निफिकेंस, इसका मतलब ही नहीं हुआ कुछ। क्यों नहीं हुआ स्टूडेंट्स? आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है पार्टिकल की एनर्जी जब वो मूव करता है, मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि या तो पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जीरो है, कब? जब उसकी वेलोसिटी जीरो है। या फिर स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि इसकी एनर्जी पॉजिटिव होगी। क्यों होगी पॉजिटिव? क्योंकि मास पॉजिटिव, v स्क्वायर, अगर v स्टूडेंट्स नेगेटिव भी हुआ लेकिन उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा, तो v की वैल्यू कोई और भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, v हमें एनर्जी हमेशा क्या होगी? पॉजिटिव। एनर्जी कभी नेगेटिव आ ही नहीं सकती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव आ ही नहीं सकती है, लेकिन हमारे पास तो आ रही है, इसका मतलब इसके कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मतलब नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड हियर, नो इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड हियर, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकला है आपके पास। यही पहले लॉ ने कहा भी था। अब जब आपने इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखा था तो उसमें यही समझाया तो गया था कि अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहे तो पार्टिकल कभी भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल ही नहीं पाएगा। देन स्टूडेंट्स सेकंड केस कंसीडर, आपके पास क्या होता है कि न्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू, या चलिए इक्वल टू को अभी भूल जाइए, ग्रेटर देन न्यू नॉट है। कंसीडर आपने जो फ्रीक्वेंसी अप्लाई की है बाहर से वो न्यू नॉट से ज्यादा है, दिस इज न्यू नॉट। तो स्टूडेंट्स इस केस में लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी पॉजिटिव आएगी और राइट हैंड साइड भी आपके पास पॉजिटिव आएगी। राइट हैंड साइड यानी कि काइनेटिक एनर्जी, यानी कि पार्टिकल की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर इज समथिंग, इसकी कोई वैल्यू होगी आपके पास x। इसका मतलब है पार्टिकल किसी पर्टिकुलर काइनेटिक एनर्जी से बाहर की ओर आ रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड है, यहां पर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड है। अगर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन यहां पर इजेक्ट हो गया है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो चुका है आपके पास। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सरफेस ऑफ मेटल से बाहर आया है, इजेक्ट हुआ है यहां पर इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स तीसरा आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू देख लीजिए। तीसरा कंसीडर आपने न्यू नॉट के इक्वल रख दिया, मतलब बाहर से आपने कितनी एनर्जी अप्लाई की स्टूडेंट्स? जितनी भी एनर्जी आपने अप्लाई की वो सारी की सारी वर्क फंक्शन में यूज हो गई। कहना इसे कि काइनेटिक एनर्जी इस केस में जीरो होगी स्टूडेंट्स, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। कैसे आया? आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने यहां पर सब्सटीट्यूट किया, न्यू को न्यू नॉट सब्सटीट्यूट कर लीजिए। जब न्यू को न्यू नॉट सब्सटीट्यूट करेंगे तो हाफ mv स्क्वायर आएगा जीरो। अब देखिए स्टूडेंट्स मास तो किसी चीज का जीरो नहीं होता, मतलब वेलोसिटी जीरो है, यानी कि वेलोसिटी का स्क्वायर जीरो है। किस चीज का स्क्वायर जीरो होता है? केवल वेलोसिटी का स्क्वायर जीरो होता है, यानी कि स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की वो जीरो है, यानी कि वेलोसिटी जो है वो जीरो है। इसका मतलब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन फ्री तो हो जाएगा लेकिन वो मेटल के सरफेस से बाहर नहीं आ पाएगा।
इलेक्ट्रॉन कहीं अंदर ही फंस जाएगा मेटल के कोर में, और वो वहां पर ही फ्री घूमता रहेगा, लेकिन उसके पास उतनी एनर्जी नहीं होगी कि वो उस सरफेस से बाहर आ सके। क्यों? क्योंकि बाहर आने के लिए उसको चाहिए होगी काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो चुकी है स्टूडेंट्स। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन कहीं अंदर ही छुपा रहेगा। क्या स्टूडेंट्स इसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वो इफेक्ट था जिसमें इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करने के बाद इलेक्ट्रॉन जो था वो इजेक्ट होने के बाद बाहर आया था, इजेक्ट हुआ था इलेक्ट्रॉन। ये तो नहीं था फोटो इलेक्ट्रॉन की वो सरफेस ऑफ मेटल से के अंदर ही रहे, वो कोर में ही रहे, बस फ्री हो जाए। ये तो इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को तो हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं कहेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को तो हम ये नहीं कहेंगे कि इसके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ है, क्योंकि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन का बाहर आना जरूरी है। तो इस केस में स्टूडेंट्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज नॉट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो देखिए, पहली कंडीशन तो यहां से एक्सप्लेन कर दी आइंस्टाइन की थ्योरी ने। देन स्टूडेंट्स, दूसरी चीज देखिए, पहली चीज कौन सी कि फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर कैसे डिपेंड करता है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी थी ये प्रोपोर्शनल थी आपके पास नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड के, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड। तो देखिए, फोटो इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड पर सेकेंड, ये डिपेंड करता था इंटेंसिटी के ऊपर। तो स्टूडेंट्स ऐसा क्यों? तो देखिए, ये तो आप वहां पर भी एक्सप्लेन कर गए थे, यहां पर भी आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि पहले जहां पर 1 सेकेंड में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, अब 1 सेकेंड में मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वो ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकालने में सक्षम होंगे, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, इसीलिए फोटो करंट ज्यादा होगा। तो इंटेंसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड के, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड के। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास जो आपको ध्यान रखना है यहां से। देन स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास ये है, तीसरी चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। तीसरी चीज क्या थी कि जो देखिए मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी हाफ एम वी मैक्स, ये किसके ऊपर डिपेंड करती थी? काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती थी फ्रीक्वेंसी के ऊपर, ये फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती थी, ये इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती थी। तो देखिए, आपने तो क्लियर लिखा है यहां पर अभी कि हाफ एम वी स्क्वायर ये इक्वल होता है एच न्यू माइनस न्यू नॉट के। कहना इसे स्टूडेंट्स, अगर एच यहां पर कांस्टेंट क्वांटिटी है, कहना इसे कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के। काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है? फ्रीक्वेंसी के। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि अगर ज्यादा पार्टिकल्स, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स को रोकना है, या मान लीजिए किसी पार्टिकल की मुझे काइनेटिक एनर्जी बढ़ानी है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे इंटेंसिटी बढ़ानी पड़ेगी? बिल्कुल नहीं। क्या मुझे वोल्टेज बढ़ानी पड़ेगी? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या बढ़ाना पड़ेगा स्टूडेंट्स? मुझे बढ़ानी पड़ेगी यहां पर फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको तीसरा लॉ भी यहां से एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी से जस्टिफाई हो गया होगा आपका। लास्ट लॉ था स्टूडेंट्स आपके पास, दैट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन। तो इंस्टेंटेनियस फिनोमिना क्यों है स्टूडेंट्स ये? क्योंकि देखिए, एक फोटोन जब आता है वो एक ही इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन फिनोमिना। मतलब स्टूडेंट्स इसका मतलब यह हुआ कि देखिए, जब फोटोन की मान लीजिए 1000 जूल एनर्जी है, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो ये सारी की सारी एनर्जी जो है वो किसको देगा स्टूडेंट्स? ये एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। ऐसा नहीं होगा कि यहां से फोटोन आ रहे हैं, आपके पास 1000 जूल की एनर्जी वाला फोटोन आया और उसने यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी, सबको जो है वो 100 जूल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट कर दी। नो, इट इज वन इलेक्ट्रॉन वन फोटोन फिनोमिना। मतलब एक फोटोन अपनी सारी की सारी एनर्जी जो देगा वो किसको देगा? एक इलेक्ट्रॉन को ही देगा। इससे होगा क्या स्टूडेंट्स? जब सारी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को दी है तो इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो संभावना होगी, इलेक्ट्रॉन के निकलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी मेटल से, वो भी ज्यादा होगी, और इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन उसी टाइम पे इंस्टेंटेनियसली मेटल सरफेस से बाहर आ जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड
इंस्टेंटेनियस फिनोमिनन। आई होप स्टूडेंट्स एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी आपके कुछ काम आई होगी और यहां से किस तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन ये प्रूव करने में सक्षम हुए कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, वो भी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ स्टूडेंट्स, इसके टाइम पे, क्योंकि ये 1905 में इन्होंने रिसर्च करनी स्टार्ट की थी, इन्हीं के टाइम पे एक और पैरेलल साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डी ब्रॉय, और डी ब्रॉय हाइपोथेसिस हमें पढ़ना है। तो डी ब्रॉय वेव नेचर ऑफ मैटर, वेव नेचर ऑफ मैटर किसका है स्टूडेंट्स? वेव नेचर किसका है? मैटर का वेव नेचर है। हर एक मैटर होता है, जैसे जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं, या चारों ओर आप देख रहे हो, कोई बस देख रहे हो, आप कोई ट्रेन आप देख रहे हो, बहुत सेलेशियल बॉडीज आप देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे जो होते हैं ये मैटर की तरह बिहेव करते हैं। तो देखिए इसको आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो। देखिए डी ब्रॉय वेव कैसे एक्सप्लेन करती है, चलिएगा ध्यान से देखिएगा। तो डी ब्रॉय ने क्या किया, यहां पर दो इक्वेशंस को कंबाइन कर लिया। उन्होंने कहा कि देखिए 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन एक इक्वेशन दे चुके थे। उन्होंने कहा था कि हर एक पार्टिकल जो होता है उसके साथ एक एसोसिएटेड एनर्जी होती है जो इक्वल होती है E इक्वल टू mc स्क्वायर के। और इसी टाइम पे 1906 में ये थ्योरी आती है विक्टर डी ब्रॉय की। उससे पहले ये कह चुके थे कि अगर आपके पास एक फोटोन है उसकी एनर्जी इक्वल होती है E इज इक्वल टू एच न्यू के। देखिए बोलने की कोशिश दोनों सेम ही कर रहे हैं। अगर मैं मैक्स प्लैंक के हिसाब से देखूं तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी? E इज इक्वल टू एच न्यू। दिस इज अकॉर्डिंग टू द मैक्स प्लैंक। और अगर मैं आइंस्टाइन के हिसाब से देखूं तो आइंस्टाइन के हिसाब से आपके पास एनर्जी जो है फोटोन की वो इज इक्वल टू mc स्क्वायर है। स्टूडेंट्स कहने से कि बात दोनों ही सेम कर रहे हैं, यानी कि mc स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए h इंटू न्यू के, यानी कि mc स्क्वायर ये इक्वल होना चाहिए h, न्यू को मैं लिख सकता हूं c अपॉन लैम्डा के। देखिए यहां से एक c से एक c कैंसिल हो जाता है, तो लैम्डा किसके इक्वल बचता है? ये बचता है h अपॉन m इंटू c के। अब स्टूडेंट्स देखिए यहां पर c को मैं और ज्यादा सिग्निफिकेंट कर लेता हूं। देखिए हर एक पार्टिकल जो होता है, क्योंकि मुझे तो इस बार वेव जो इक्वेशन निकालनी है, जो वेव निकालनी है, वो किसकी निकालनी है? मैटर की। और सारे के सारे मैटर जो है वो इतनी ज्यादा हाई वेलोसिटी से तो मूव करते नहीं है, c यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से। तो मैं c की जगह रिप्लेस कर रहा हूं v, तो लैम्डा किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स? h अपॉन mv। अब जानते हैं आप कि mv किसके इक्वल होता है? मोमेंटम होता है, इसको p लिख सकते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p। तो देखिए विक्टर डी ब्रॉय ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि एवरी मटेरियल पार्टिकल, एवरी मैटर इन दिस यूनिवर्स is associated with waves, and these waves are called matter waves, इन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैटर वेव्स कहते हैं। इनको मैटर वेव्स अगर आपको नहीं कहना है तो आप एक और नाम से जान सकते हो इसको आप कह सकते हो डी ब्रॉय वेव्स। अच्छा स्टूडेंट्स देखिए इसने क्या कहा कि जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स इस दुनिया में है, इस यूनिवर्स में है, मटेरियल पार्टिकल्स जिनका मैटर है, जिनमें मास है आपके पास, जैसे मैं, आप, या मैंने बहुत सारे एग्जांपल इससे पहले भी दिए थे, उन सभी के साथ वेव्स एसोसिएटेड है, मतलब वो सभी वेव नेचर शो कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इनके साथ जो वेव एसोसिएटेड होती है वो बहुत छोटी होती है कंपेयर टू दैट ऑफ वेव्स एसोसिएटेड विद माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। इन्होंने ये भी कहा कि हालांकि इस वेव की सिग्निफिकेंस किसके लिए है? सिग्निफिकेंस तो अगर आप मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए बात करते हो, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के लिए इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, नो सिग्निफिकेंस। क्यों? क्योंकि इनके साथ एसोसिएटेड मैक्रोस्कोपिक बॉडीज के साथ एसोसिएटेड जो वेवलेंथ आती है वो बहुत ही ज्यादा छोटी आती है, इतनी छोटी आती है कि उसे मेजर करना इम्पॉसिबल होता है। ऑन द अदर हैंड
अगर आपके पास कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक, तो उसके लिए जो वेवलेंथ होती है उसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस होती है, सिग्निफिकेंस। एग्जाम्पल के तौर पर स्टूडेंट्स, मान लीजिए मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूं कि किसी स्टूडेंट के साथ एसोसिएटेड कितनी वेवलेंथ है। वो स्टूडेंट, मान लीजिए, कंसीडर h की वैल्यू, देखिए मैं यहां पर सब्सटीट्यूट करूंगा तो h एक प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 डिवाइडेड बाय, कंसीडर उस पार्टिकल का जिसका हम कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन मैंने ये कह दिया कि उसका मास जो है वो 66.3 किलोग्राम है और वो 1 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो स्टूडेंट्स कह रहे हैं इसे कि इसको जब हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁵, देखिए यहां बनेगा 100 और यहां बनेगा 10⁻⁻35। स्टूडेंट्स, क्या आप इतना छोटा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं? इट इज वेरी टफ टू मेजर दिस डिस्टेंस। इसीलिए यहां जो वेवलेंथ एसोसिएटेड है इतने ह्यूज पार्टिकल के साथ, इतने मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के साथ, वो सिग्निफिकेंट नहीं है। बट स्टूडेंट्स, अगर आप इलेक्ट्रॉन के साथ इस वेव को कैलकुलेट करना चाहो, एक बहुत छोटा पार्टिकल है उसके साथ अगर कैलकुलेट करना चाहते हो वेव, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वो वेव। वो वेव जो आती है वो 10⁻⁻10 से 10⁻⁻15 के बीच में आती है, विच इज वेरी स्मॉल। इस डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं। तो ये थी आपके पास डिब्रॉय वेव। डिब्रॉय ने क्या कहा कि हर एक मटेरियल पार्टिकल, मैटर पार्टिकल जो होता है, उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होती है। ये वेव जो होती है वो किसके इक्वल होती है? h/p के। यानी कि ये वेव डिपेंड करती है पार्टिकल के मास और उसकी वेलोसिटी के ऊपर, जिसे आप मोमेंटम भी कहते हैं। अगर किसी पार्टिकल का बहुत ज्यादा ह्यूज मास है, यानी कि अगर वो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है, तो उसके लिए वेवलेंथ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती। लेकिन अगर वो माइक्रोस्कोपिक बॉडी है तो उसके लिए वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, उसके लिए सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखिएगा। अब स्टूडेंट्स, क्या किया गया? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया गया। फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करता हूं, चलिए सुनिए। देखिए यहां पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल देता हूं यहां पर। तो देखिए क्या रिलेशनशिप है, आप जानते हैं दैट काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये किसके इक्वल होती है? ये इक्वल होती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी को, E लिख रहा हूं स्टूडेंट्स। चलिए मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर देता हूं और m से ही डिवाइड कर देता हूं, 2m। ये आपके पास बन जाता है E। स्टूडेंट्स, mv जो होता है आपके पास वो मोमेंटम होता है p, तो इसे मैं लिख लूं p² किसके इक्वल आ गया? 2m इंटू E के। और यहां से p कितना आ गया स्टूडेंट्स? लीनियर मोमेंटम, ये इक्वल आ गया 2m इंटू E के। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। फर्दर मोर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कैसे किया जाता है? इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया जाता है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करके। ऑलरेडी मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको समझा चुका हूं कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है आपके पास E इंटू V0 के। सो अगर मैं ये सब्सटीट्यूट कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो ये बन जाता है आपके पास 2mEV0। ये है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड लीनियर मोमेंटम। और ये वाला जो इक्वेशन है आपके पास, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। ध्यान रखिएगा, दो डिफरेंट टॉपिक्स हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर आपको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रॉन, अगर आपको लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वेवलेंथ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए, तो चलिए देखते हैं। फॉर एग्जांपल चलिए इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन के लिए लेट अस कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरेटिकली। अभी हम कोई प्रूफ नहीं है हमारे पास कोई ऐसी एक्सपेरिमेंट नहीं है अभी तक हम जो पढ़ रहे हैं। अभी तक हम सिर्फ थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हम ये मान लें कि इलेक्ट्रॉन भी एक वेव है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू विक्टर डी ब्रॉय एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद वेव। हर एक पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएटेड होगी। तो चलिए इलेक्ट्रॉन के साथ निकालता हूं जरा कितनी वेव होगी, अगर उसे भी हम पार्टिकल नेचर मान लें। तो आपने कहा कि लैम्डा इक्वल होता है h/mv के, यानी कि h/p के।
इस लैम्डा की जगह अगर मैं ये कहूं कि p की वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो p की वैल्यू होगी √2me/v0। स्टूडेंट्स यहां पर एवरीथिंग इज कांस्टेंट वैल्यू, हर चीज देखिए कांस्टेंट है। यहां पर कैसे देखिए, h तो कांस्टेंट है ही, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻³ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट क्वांटिटी है जो इक्वल होता है 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। प्लैंक्स कांस्टेंट होता है जूल सेकंड। E that is the charge on electron which is 1.6 into 10⁻19 कूलम। अगर इस सारी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कितनी आ जाती है, सारी वैल्यूज को चलिए सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, ये आपके पास आ जाती है। अगर आप बात कर रहे हो एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में आप ऐसे याद रख सकते हो √150 डिवाइडेड बाय v, ऐसे आप याद रख सकते हो, दिस इज इन एंगस्ट्रॉम। अगर आपको ऐसे याद नहीं रखना है तो आप याद रख सकते हो कि लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है 12.27 बाय √v या v0, जो भी आपको लिखना है v0, ऐसे भी आप याद रख सकते हो 12.27 डिवाइडेड बाय √v0। ये भी एंगस्ट्रॉम में है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में यहां पर सब्सटीट्यूट करके, वोल्टेज की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके मैं वेवलेंथ अलग अलग कैलकुलेट कर सकता हूं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने कहा कि मुझे 100 वोल्ट पे निकालना है, सो लैम्डा ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ जाएगा, आप लिखेंगे 12.27 डिवाइडेड बाय √100 दैट इज 10, आंसर आ जाएगा 1.227 एंगस्ट्रॉम। इतनी वैल्यू आपके पास इसकी आ जाएगी। स्टूडेंट्स ये अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो ये लगभग वैल्यू लाई कर रही है जितनी एक्सरेज की वेवलेंथ होती है ना, उतनी वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दैट, किसके इक्वल, जितनी एक्सरेज की वेवलेंथ होती है, लगभग उतना ही। अगर स्टूडेंट्स यहां पर मैं किसी और के लिए कैलकुलेट करना चाहूं, फॉर एग्जांपल कंसीडर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं लैम्डा ऑफ प्रोटॉन, तो स्टूडेंट्स केवल प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन का मास चेंज होगा। प्रोटॉन का मास आपके पास होता है 1.6728 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो प्रोटॉन की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.286 बाय √v एंगस्ट्रॉम। सब्सटीट्यूट आई होप स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं। वैसे भी आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट ही याद रखना है, हालांकि अगर आप सब्सटीट्यूट करना चाहते हो और सब्सटीट्यूट करने के बाद आप सारी वैल्यूज को खुद निकालना चाहते हो तो फिर आप निकाल सकते हो। अगर आप ड्यूट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना चाहते हो तो ड्यूट्रॉन का मास जो होता है वो हाइड्रोजन के मास के इक्वल होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है स्टूडेंट्स, लगभग 1.0078 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और एटॉमिक मास यूनिट, एक एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल होती है, एक एटॉमिक मास यूनिट होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम के। तो इसके लिए यानी कि ड्यूट्रॉन के लिए लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 0.202 डिवाइडेड बाय √v और √v0 जो भी आपको लिखना है एंगस्ट्रॉम में। अगर आप लैम्डा अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हो तो अल्फा पार्टिकल का मास कितना होता है, 4 टाइम दैट ऑफ हाइड्रोजन, तो वो आप लिख सकते हैं इसकी वैल्यू होगी 0.101 डिवाइडेड बाय √v एंगस्ट्रॉम में। अगर स्टूडेंट्स आपको लैम्डा न्यूट्रॉन का कैलकुलेट करना है तो ये इक्वल होगा 0.286 बाय √e। एनर्जी की वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं न्यूट्रॉन का, क्योंकि स्टूडेंट्स चार्ज नहीं होता है तो ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज करते हैं हम, क्यू की वैल्यू नहीं लिखते नीचे। ध्यान रखिएगा जब ये फॉर्मूला सब्सटीट्यूट करूंगा तो यहां पर क्यू की वैल्यू को सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा, यानी कि ई की वैल्यू को सब्सटीट्यूट नहीं करूंगा, इसीलिए ई की फॉर्म में ही इसे रखूंगा। और ई जो होता है ध्यान रखिएगा ई इज इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपके पास होता है। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स कि क्या रिलेशनशिप है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम की, और किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन किसी का भी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो कि उसके साथ एसोसिएटेड वेवलेंथ कितनी है। देन स्टूडेंट्स इसके बाद आपके पास आता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल
क्या है स्टूडेंट्स हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? चलिए देखिए, अनसर्टेनिटी यानी कि देखिए, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है एरर। हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया था जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा था कि मान लीजिए अगर आप एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हो, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात हो रही है, अगर मैक्रोस्कोपिक नहीं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए अगर डेल्टा एक्स आपके पास है एरर इन पोजीशन की, वो कहां पर है? एक तो आप एक्चुअली उसको करेक्टली बता नहीं सकते। कंसीडर डेल्टा एक्स है एरर इन पोजीशन, कि जब आप उसको बता रहे हो कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इस पोजीशन पे है, तो मान लीजिए आप उसको एक्यूरेटली नहीं बता पाते हो, आपकी एरर, जो एरर रहता है पोजीशन में, बहुत ज्यादा है, डेल्टा एक्स है। इन द सिमिलर मैनर स्टूडेंट्स, डेल्टा पी मान लीजिए ये है एरर इन मोमेंटम। किसमें है एरर? दिस इज एरर इन मोमेंटम। तो मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं m इंटू वी, मास तो चेंज नहीं होता, तो m डेल्टा वी मैं इसको कह लेता हूं एरर इन मोमेंटम। तो क्या कहता है हाइजेनबर्ग? हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर, टू मेजर दो चीजों को एक ही टाइम पे, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड मोमेंटम, या आप मोमेंटम भी कह सकते हैं। अगर आपको मोमेंटम यूज नहीं करना है तो आप वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। देखिए ये केवल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए कह रहा है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। यानी कि अगर डेल्टा एक्स एरर इन पोजीशन है, डेल्टा पी एरर इन मोमेंटम है, तो ये हमेशा h अपॉन 4 पाई से ग्रेटर ही होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा पी ये इक्वल होगा ग्रेटर देन h अपॉन 4 पाई के। या आप ये भी कह सकते हो कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ये ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m होता है। स्टूडेंट्स यहां पर ये भी ध्यान रखिएगा कि ये जो h अपॉन 2 पाई होता है, अगर आपको मिनिमम कैलकुलेट करना है, मिनिमम एरर, मिनिमम अनसर्टेनिटी या एरर, तो मिनिमम अनसर्टेनिटी ये क्या कह रहा है कि डेल्टा एक्स, या तो डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इन दोनों का प्रोडक्ट h अपॉन 4 पाई m के इक्वल है या बड़ा है। तो मिनिमम कितना होगा स्टूडेंट्स? इक्वल ना, तो आप कह सकते हैं डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी शुड बी इक्वल टू h अपॉन 4 पाई m। ये है आपके पास हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, कि किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन एंड मोमेंटम, या तो पोजीशन या वेलोसिटी, आप कभी भी एक्यूरेटली नहीं बता पाते हो, आप कभी भी एक्यूरेटली नहीं बता पाते हो। अगर आप इसको v लिख लीजिएगा, वेलोसिटी, क्योंकि मैंने यहां पर p को m इंटू वी लिखा था, इसको ठीक कर लीजिएगा प्लीज, m इंटू वी। अगर आप एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन सही बताओगे तो उसकी पोजीशन तो सही बता दोगे, लेकिन वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। और अगर आप वेलोसिटी उसकी सही बता दोगे तो फिर उसकी पोजीशन में अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये बोलने का मतलब है इसका, आप दोनों चीजें एक साथ नहीं बता सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगर डेल्टा एक्स, क्योंकि आप जानते हैं कि डेल्टा एक्स जो है यहां पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन डेल्टा वी के। अगर एरर एक्स में बहुत ज्यादा होगा तो इसका मतलब डेल्टा वी में बहुत कम होगा। यहां से आप ये भी चेक कर सकते हैं, इस इक्वेशन से आप चेक कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मास के। अगर मास बहुत ज्यादा है, इफ मास इज ह्यूज या मैक्रोस्कोपिक है, सो इसका मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी क्या होगा आपके पास? ये आपके पास होगा मिनिमम, ये होगा उस वक्त मिनिमम, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी आपके पास। ध्यान रखिएगा इस चीज का। ये है आपके पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब स्टूडेंट्स
देखिए इस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया गया है। इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा चर्चा में थी ये चीज, तो इलेक्ट्रॉन को प्रॉपरली बताया गया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक वेव की तरह बिहेव करती है। इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया गया, देखिए इस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या था, इस सॉरी, इस एक्सपेरिमेंट का नाम था डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। 1935 का जो नोबेल प्राइज है आपके पास वो डेविसन को मिला है, और डेविसन के साथ थॉमसन जो थे, जीपी थॉमसन, उन्होंने शेयर किया था। तो ये एक्सपेरिमेंट क्या था, देखिए एक बहुत रिमार्केबल चीज थी उस वक्त के हिसाब से। इलेक्ट्रॉन को किसी ने पहली बार वेव प्रूव कर दिया था। तो चलिए देखिए, तो ये प्रूव कैसे किया था, पहले ये देख लीजिएगा। यहां पर एक आपके पास डिफ्रैक्शन एक पैटर्न होता है। डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में जो इंटेंसिटी होती है, अब पहले, क्योंकि अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो इसके बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो जो इंटेंसिटी होती है डिफ्रैक्शन में पार्टिकल्स की, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती रहती है और डिक्रीज होती रहती है। और डिफ्रैक्शन जो प्रॉपर्टी है आपके पास, ये वेव्स की प्रॉपर्टी है, ये पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी नहीं है। डिफ्रैक्शन या इंटरफियरेंस दोनों। डिफ्रैक्शन में भी वेव्स इंटरफियर ही होती है। तो देखिए इंटरफियरेंस होती क्या है, इंटरफियरेंस होती है कि मान लीजिए आपके पास एक लाइट है, वेव इस तरीके से आ रही है लाइक दिस। इसकी मान लीजिए वेवलेंथ जो है, कंसीडर इसकी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो y1 है। मैंने इस वेव के ऊपर मान लीजिए एक और वेव को सुपर इंपोज कर लिया लाइक दिस, इस तरीके से, जिसकी वेवलेंथ जो है, जिसका एम्पलीट्यूड जो है वो y2 है लाइक दिस। तो जब हम एक दूसरे के ऊपर इनको सुपर इंपोज करेंगे, मतलब क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ को सुपर इंपोज करेंगे, तो जो रिजल्टिंग वेव बनेगी स्टूडेंट्स, उसकी इंटेंसिटी दोनों ही वेव्स के कंपैरिजन में क्या होगी, वो ज्यादा होगी। इसे आप कहते हैं, इसे क्या कहते हैं आप, इसे आप कहते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न। इसे आप कहते हैं इंटरफियरेंस। इंटरफियरेंस, वेव्स का एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होना। इसमें स्टूडेंट्स क्योंकि एम्पलीट्यूड ज्यादा है, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, मतलब यहां पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। इंटेंसिटी क्या होगी, यहां होगी इंटेंसिटी मैक्सिमम। देन स्टूडेंट्स मान लीजिए आपके पास दूसरी वेव थी। इस केस में आपने क्या किया कि एक वेव जिसका एम्पलीट्यूड ये है, इसके ऊपर मैंने दूसरी वेव को सुपर इंपोज कर दिया। स्टूडेंट्स इसमें मैंने क्या किया कि क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ, और ट्रफ के ऊपर मैंने क्रेस्ट को सुपर इंपोज करवा दिया है। जो रिजल्टिंग वेव बनेगी ना स्टूडेंट्स, वो अगर इन दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो वो एक स्टैंडिंग वेव बनेगी। ये आपके पास एक स्टैंडिंग वेव है, स्टैंडिंग वेव, यानी कि इसका एम्पलीट्यूड लगभग जीरो है। तो यहां पर क्योंकि एम्पलीट्यूड जीरो है स्टूडेंट्स, उसका स्क्वायर भी जीरो होगा, तो इंटेंसिटी इस रीजन में बनेगी जीरो। तो स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इंटेंसिटी किसी रीजन में मैक्सिमम है, कहीं पर इंटेंसिटी जीरो है, इस पैटर्न को डिफ्रैक्शन पैटर्न कहते हैं। और ये प्रॉपर्टी केवल और केवल वेव्स शो करती हैं, पार्टिकल ये प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, पहले ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट था क्या। तो देखिए उन्होंने क्या किया, थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। उन्होंने एक फिलामेंट ले लिया, यहां पर फिलामेंट, ये आपके पास फिलामेंट है, आप डायग्राम से ही समझने की कोशिश करें। और इस फिलामेंट को उन्होंने स्टूडेंट्स एक लो टर्मिनल बैटरी से कनेक्ट कर लिया। दिस इज लो टर्मिनल बैटरी। और इसमें मैंने, क्योंकि मुझे करंट को वेरी करना है, तो मैंने यहां पर रियोस्टैट का यूज कर लिया है। रियोस्टैट आपके पास वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, एक ऐसी रेजिस्टेंस जो वेरी कर रही है। दिस इज फिलामेंट, दिस इज लो टर्मिनल बैटरी। अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने क्या किया, इसके आसपास इन्होंने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी है स्टूडेंट्स।
यहां पर इसके चारों ओर इन्होंने बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग कर दी। स्टूडेंट्स बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग क्यों की? क्योंकि देखिए यहां पर फिलामेंट जो होगा बहुत ज्यादा हीटअप हो जाएगा, और अगर मैंने बेरियम ऑक्साइड यहां पर यूज किया है तो बेरियम ऑक्साइड जो होता है ये आपके पास बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन एमिटर होता है। बेरियम ऑक्साइड क्या होता है? इट इज इलेक्ट्रॉन एमिटर। ये इलेक्ट्रॉन एमिट करता है। क्यों होता है, क्यों करता है इलेक्ट्रॉन एमिट? क्योंकि इसका वर्क फंक्शन जो होता है स्टूडेंट्स वो बहुत लो होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है इसका? बहुत लो होता है। अब स्टूडेंट्स इसको, ये जो बेरियम ऑक्साइड है इसको इन्होंने इस तरीके से आगे की ओर कनेक्ट कर लिया है हाई टर्मिनल बैटरी से। यहां पर बहुत लंबी एक बैटरी है, ये आपके पास हाई टर्मिनल बैटरी है, लाइक दिस इज हाई टर्मिनल बैटरी। इसका दूसरा हिस्सा जो है स्टूडेंट्स हाई टर्मिनल बैटरी का, मैंने क्या किया, यहां से इलेक्ट्रॉन ऐसे आगे की ओर जा रहे हैं और इसको मैंने यहां पर पॉजिटिव चार्ज से पास करवाया। ये कोई भी ट्यूब है, इसको मैंने क्या किया है, इसको पॉजिटिव चार्ज से पास करवा दिया है मैंने, लाइक दिस। यानी कि यहां पर पॉजिटिव पोटेंशियल है। इससे होगा क्या स्टूडेंट्स, देखिए पॉजिटिव पोटेंशियल से इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आएंगे और जैसे ही इसके अंदर पहुंचेंगे इलेक्ट्रॉन्स, वो बहुत ज्यादा तेजी, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर, बहुत ज्यादा तेजी से आगे की ओर ये जाएंगे यहां पर। क्यों? क्योंकि यहां पर उनको बहुत ज्यादा हाई पोटेंशियल प्रोवाइड कर लिया गया है, इसीलिए हाई टर्मिनल बैटरी निकाल यहां पर यूज की है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि एक लो टर्मिनल बैटरी यूज की गई है, फिलामेंट को हम हीट कर रहे हैं और उस हीट के कारण हम क्या कर रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को यहां से एमिट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एमिट करने के लिए हमने बेरियम ऑक्साइड का यूज किया है, जिसका वर्क फंक्शन बहुत कम होता है, इलेक्ट्रॉन इजीली इसमें से निकल जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनको हम हाई टर्मिनल बैटरी में से पास करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स अब आगे की ओर जाते हैं। स्टूडेंट्स ये इलेक्ट्रॉन अब इस तरीके से आगे की ओर जाते हैं, लाइक दिस। यहां पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर इन्होंने एक निकल का क्रिस्टल लिया था। अब सिर्फ निकल ही क्यों यूज किया गया है, ये इनकी मर्जी थी, इसके लिए कोई पर्टिकुलर रीजन नहीं था। आप किसी भी उसके साथ यहां पर देख सकते हो डिफ्रैक्शन। ऐसा नहीं है कि डिफ्रैक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ देखनी है, कि निकल के साथ ही देखनी है, लेकिन इन्होंने उस वक्त जो एक्सपेरिमेंट किया वो निकल यूज किया हुआ था, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स इसके लिए निकल के ऊपर जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन्स गिरते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आगे की ओर जा रहे हैं। अगर हम ऐसे माने इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से आगे की ओर जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स यहां टकराने के बाद वो नीचे की ओर इस तरीके से आ जाते हैं, डिफ्रैक्ट हो जाते हैं। स्टूडेंट्स नीचे आपने यहां पर एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर लगाया था। इसका स्केल इस तरीके से है, यहां पर ये मूव कर सकता है। दिस इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है जो मूव कर सकता है। स्टूडेंट्स मूव क्यों कर सकता है? ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कैप्चर हुए हैं ये यहां पर कैप्चर किए जा सके। इसके ऊपर स्टूडेंट्स मैंने जिंक सल्फाइड की एक लेयर बना दी थी। जिंक सल्फाइड जो होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जब गिरता है तो थोड़ा स्किंटिलेशन शो करता है, ताकि हमें पता तो चल सके कि इलेक्ट्रॉन कहां पर एमिट हुआ। इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो नहीं हमें, तो जिंक सल्फाइड अगर मैं यूज करूंगा तो जिंक सल्फाइड पे क्या होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन गिरेगा वहां पर थोड़ा सा चमक आपको नजर आएगी, स्किंटिलेशन शो होगी। मान लीजिए स्टूडेंट्स इसे मैं यहां पर इसका रेफरेंस एंगल कह रहा हूं, तो अगर ये एंगल स्टूडेंट्स थीटा है तो कहना इसे कि ये एंगल होगा फाई और ये एंगल भी होगा यहां पर कंसीडर थीटा, ये एंगल होगा थीटा। सो आई होप आप अभी तक जो भी चीजें हैं उनको समझ पा रहे होंगे। अभी तक मैंने इसमें यह कहा है कि एक लो टर्मिनल बैटरी, एक हाई टर्मिनल बैटरी है आपके पास। लो टर्मिनल बैटरी में मैं क्या कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स को पास कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन्स निकालने की कोशिश कर रहा हूं लो टर्मिनल बैटरी को, बैटरी से फिलामेंट को मैंने कनेक्ट किया हुआ है और फिलामेंट हॉट होकर इलेक्ट्रॉन्स को आगे की ओर निकाल रहा है। निकल क्रिस्टल का मैंने यहां पर यूज किया हुआ है, ये जो क्रिस्टल है वो निकल है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हाई टर्मिनल बैटरी में से पास करने के बाद और ज्यादा फास्ट हो जाते हैं और इनको निकल के ऊपर स्ट्राइक करवाया जाता है। निकल इन इलेक्ट्रॉन्स को फाई एंगल पे स्कैटर कर देता है। तो स्टूडेंट्स कैन आई से अब इसके बाद देखिए क्या होता है यहां पर,
पार्टिकल नेचर कैसे शो किया जाता है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट वोल्टेजेस के लिए इसकी वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं। जो एसेलरेटिंग वोल्टेज है, मैं वोल्टेज को यहां पर वेरी करता हूं, एसेलरेटिंग वोल्टेज जो थी, एसेलरेटिंग वोल्टेज, इसको वेरी किया गया, और इसको कहां से कहां तक वेरी किया गया, इसको वेरी किया गया 44 वोल्ट से 68 वोल्ट के बीच में। इस वोल्ट के बीच में वोल्टेज को वेरी किया गया, वोल्टेज डिफरेंट डिफरेंट रखते रहे, और फिर ये चेक करते रहे कि यहां जो इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो यहां पर निकल रहा है, तो वो किस एंगल पे हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के लिए कैलकुलेट किया स्टूडेंट्स। अब उसमें क्या देखने को मिलता है, जैसे आप वोल्टेज वेरी कर रहे हो ना, तो वोल्टेज के साथ देखने को यह मिला कि वोल्टेज के साथ इंटेंसिटी वेरी हुई, इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट्स, इंटेंसिटी वेरी होने का मतलब क्या था, ये वेव की प्रॉपर्टी है। जब इंटेंसिटी वेरी हुई ना स्टूडेंट्स, तो यहां पर ग्राफ बनाए गए, किसके बीच में, इंटेंसिटी के बीच में और एंगल के बीच में। कंसीडर इस साइड को मैं फाई लिख रहा हूं एंगल, इस साइड को मैं लिख रहा हूं इंटेंसिटी का एंगल। तो पहले वोल्टेज बहुत कम थी, लाइक दिस, इंटेंसिटी बहुत कम थी। देन नेक्स्ट केस में आपके पास जब आपने फाई को थोड़ा और इंक्रीज कर दिया कंपैरेटिवली, यहां पर फाई 1 है तो यहां पर फाई 2 है, तो थोड़ा सा ये किंक ज्यादा देखने को मिला। जब आपने और ज्यादा वेरी कर दिया, कंसीडर इस बार यहां तो 44 वोल्ट था, यहां पर ये 44 वोल्ट पे है कंसीडर, यहां पर कंसीडर 48 वोल्ट पे है, यहां पर कंसीडर 52 वोल्ट पे है, तो फिर से इस बार थोड़ा ज्यादा देखने को मिला किंक, ये 52 वोल्ट पे। जब और ज्यादा वेरी किया गया तो यहां पर इसके बीच में जो किंक था वो बहुत शार्प टर्न उसने लिया 54 वोल्ट पे, यानी कि इंटेंसिटी जो थी वो डिफ्रैक्शन की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट थी 54 वोल्ट पे, और इस वक्त जो एंगल था स्टूडेंट्स, फाई की जो वैल्यू थी वो 50 डिग्री थी। इस बात का ध्यान रखिएगा, उस वक्त एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया। और ज्यादा अगर आप यहां पर इंटेंसिटी, अगर आप एंगल को बढ़ा रहे हो, अगर आपने फाई को और ज्यादा बढ़ाया, वोल्टेज को और ज्यादा बढ़ाया, तो वोल्टेज के साथ फिर से इसका जो किंक था वो घटना स्टार्ट हो गया, और अल्टीमेटली फिर से ये बिल्कुल फ्लैट हो गया। दिस इज फाई, दिस इज इंटेंसिटी। अब स्टूडेंट्स हमें यह पता चला कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो कहां पर है, मैक्सिमम इंटेंसिटी है 54 वोल्ट पे। सो ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम इंटेंसिटी इज एट 54 वोल्ट। ये मैंने लिख दिया यहां पर, मैक्सिमम इंटेंसिटी आपके पास कब है, 54 वोल्ट पे, 54 वोल्ट, यानी कि जब फाई की वैल्यू है 50 डिग्री, एंगल है डिफ्रैक्शन एंगल 50 डिग्री है। तो स्टूडेंट्स, स्कैटरिंग एंगल में कैलकुलेट करता हूं कि किस एंगल पे स्कैटर हुआ है, थीटा की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है स्टूडेंट्स। तो कहना इसे, अगर मैं ज्योमेट्री का यूज करूं तो थीटा प्लस फाई प्लस थीटा, ये आपके पास इक्वल होगा 180 डिग्री के। यहां से स्टूडेंट्स मैं कह सकता हूं कि 2 थीटा की वैल्यू इक्वल है 180 माइनस फाई के, और देखिए थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री माइनस 5/2 के, ये होगी थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स। अगर स्टूडेंट्स मैं थीटा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करता हूं तो 90 डिग्री माइनस 5 यानी कि 50 डिवाइडेड बाय 2 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू आ जाती है 65 डिग्री। तो यहां पर जो स्कैटरिंग एंगल है वो कितना आ जाता है आपका, स्कैटरिंग एंगल आपके पास आ गया, स्कैटरिंग एंगल आपके पास आ गया 65 डिग्री। अब स्टूडेंट्स, इस 65 डिग्री से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूं, देखिए एक इक्वेशन थी ब्रैग्स इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग। ब्रैग्स इक्वेशन फॉर स्कैटरिंग क्या है कि लैम्डा इज ऑलवेज इक्वल टू 2d sin थीटा। यह है ब्रैग्स इक्वेशन, यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर इन फिजिक्स। देखिए मलाला यूसुफजई को अगर छोड़ दे तो फिर यंगेस्ट नोबेल प्राइज विनर जो है वो ब्रैग है। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाती है स्टूडेंट्स, लैम्डा की वैल्यू आपके पास आ जाती है 2 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, डी की वैल्यू है 0.91 एंगस्ट्रॉम, 0.91 एंगस्ट्रॉम। ध्यान रखिएगा, डी क्या होता है स्टूडेंट्स, डी होता है जो निकल क्रिस्टल होता है ना, निकल क्रिस्टल के बीच में सेपरेशन कितनी होती है, निकल रेडियाई, आप कह सकते हैं कि निकल रेडियाई कितनी होती है। आप जानते हैं ये तो फिक्स होगा
0.91 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.91 इंटू 10⁻10। और साइन थीटा की वैल्यू यानी कि साइन 65 डिग्री। तो ये लैम्डा की सारी वैल्यूज अगर सब्सटीट्यूट कर दें 0.91 इंटू 10⁻10 साइन 65, तो इसकी अगर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं स्टूडेंट्स, तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? एक्सपेरिमेंटली लैम्डा की वैल्यू आ गई 1.65 एंगस्ट्रॉम के आसपास। ये थी आपके पास वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, जो कि मैंने किससे कैलकुलेट की? एक वेव नेचर से एक्सप्लेन की है। और स्टूडेंट्स अगर मैं इसको सब्सटीट्यूट करता हूं, अगर मैं ये देखूं कि स्कैटरिंग कहां पर हुई है मैक्सिमम 54 वोल्ट पे, तो चलिए मैं थ्योरेटिकल प्रूफ कैलकुलेट करता हूं, जो किसके इक्वल था? 12.27 डिवाइडेड बाय अंडर रूट वी। अंडर रूट वोल्टेज कितनी है स्टूडेंट्स? 54। अगर इसको सब्सटीट्यूट करता हूं तब भी आपके पास जो वैल्यू थी वो लगभग 1.66 एंगस्ट्रॉम के आसपास आई थी। तो देखिए यहां पर थ्योरेटिकल वैल्यू और एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दोनों ही एक साथ एक दूसरे के साथ फेवर में थे, दोनों से ही सेम वैल्यू आ रही थी। तो इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया था डेविसन को और जीपी थॉमसन को 1937 में। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें इलेक्ट्रॉन को प्रूव करके बताया जाता है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल नहीं है। तो यहां से देखिए इलेक्ट्रॉन पार्टिकल एज वेल एज वेव दोनों तरह का नेचर यहां पर बिहेव हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन को भी हम डुअल नेचर कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का भी डुअल नेचर है। चलिए लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं, इसके साथ ये चैप्टर खत्म होता है। लास्ट टॉपिक आपके पास है डी ब्रॉयज वेव, वेव रिलेशन। वेव का क्या रिलेशन है बोहर मॉडल के साथ, विद बोहर मॉडल। हालांकि इसको मैं एटम्स में भी करवाऊंगा स्टूडेंट्स, लेकिन यहां पर डी ब्रॉय का रिलेशन होता है बोहर के साथ, तो थोड़ा सा बताना आपको जरूरी था, इसलिए मैंने सोचा कि चलिए आपको बता ही देता हूं। तो देखिए जो लैम्डा इक्वल टू जो डी ब्रॉय ने वेवलेंथ कैलकुलेट की है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी स्टूडेंट्स, ये बोहर की क्वांटाइजेशन कंडीशन कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है। क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब देखिए बोहर की दो क्वांटाइजेशन कंडीशन है। कौन सी कंडीशन? बोहर की कौन सी क्वांटाइजेशन कंडीशन? एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन। अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए ये न्यूक्लियस है, बोहर ने कहा था कि इसके चारों और न्यूक्लियस के चारों और कुछ एक फिक्स्ड स्पेस होता है जहां पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। ये फिक्स्ड स्पेस आपके पास क्या कहलाता है? ऑर्बिट कहलाता है। तो देखिए उनसे अगला क्वेश्चन आप जानते हैं ये पुट हो गया, उनको ये क्वेश्चन पूछा गया कि इसके चारों ओर तो बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हैं हम, तो कौन सा ऑर्बिट होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे? देखिए इसके चारों ओर मैंने बहुत सारे सर्कल, इनफाइनाइट सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सर्कल में मिलेगा? तो इन्होंने कहा कि सारे के सारे सर्कल्स पॉसिबल है, लेकिन उन सर्कल में से ऑर्बिट वही कहलाएगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड रहेगा, यानी कि जिसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू mvr जो इक्वल होता है एंगुलर मोमेंटम, ये किसके इक्वल होगी? n टाइम होल नंबर इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगी। जब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपके पास h अपॉन 2 पाई होगी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम होगा 1 टाइम h अपॉन 2 पाई, या 2 टाइम h अपॉन 2 पाई, या 3 टाइम h अपॉन 2 पाई, या 4 टाइम h अपॉन 2 पाई। वही ऑर्बिट्स पॉसिबल होंगे, सिर्फ वही सर्कल्स यहां पर अलाउड होंगे, बाकी सर्कल्स अलाउड नहीं होंगे स्टूडेंट्स। केवल वही सर्कल अलाउड होंगे, केवल वही ऑर्बिट अलाउड होंगे जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन जो होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जिनका होल नंबर मल्टीपल इंटीग्रल ऑफ h अपॉन 2 पाई होगा। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास बोहर का हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस एक ऐसी चीज होती है जो उन्होंने अपने विश्वास पे बोल दिया, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो ये चीज एक्सपेरिमेंटली डी ब्रॉय ने प्रूव करके बताई थी। तो डी ब्रॉय ने कैसे प्रूव करके बताई थी स्टूडेंट्स? उन्होंने कहा कि मान लीजिए जो ये कह रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक वेव मान ले,
तो देखिए तभी आपके पास पॉसिबल होगा, ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस तरीके से मूव कर रहा है, लाइक दिस, इस तरीके से मूव कर रहा है। अगर स्टूडेंट्स इसने एक दूसरे को काट दिया, इलेक्ट्रॉन ने एक दूसरे के पाथ को कट कर लिया, तो ऐसा ऑर्बिट आपके पास पॉसिबल नहीं होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। तो कैसा ऑर्बिट पॉसिबल होगा? ऑर्बिट ऐसा पॉसिबल होगा स्टूडेंट्स आपके पास कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरीके से फ्रीली मूव करता रहे, वेव की फॉर्म में ऐसे ऐसे मूव किया, लाइक दिस, और इसके ऊपर वो सुपर इंपोज हो जाए, लाइक दिस। थोड़ा सा अच्छे तरीके से नहीं बना है, फिर से कोशिश करता हूं। देखिए ये इस तरीके से आपके पास इलेक्ट्रॉन चला वेव की फॉर्म में, और वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज हो गया, लाइक दिस। ऐसा पॉसिबल है, दिस इज पॉसिबल, ऐसा ऑर्बिट पॉसिबल है। अब मैथमेटिकली अगर आप कहें तो ये कब पॉसिबल है स्टूडेंट्स? देखिए मान लीजिए अगर वेव, हम कहते हैं कि ये वेव है, ये कंप्लीट वेव एक सर्कल में आ जाती है, तो ये पॉसिबल होगा, ये दोनों पॉसिबल होंगे। अगर एक कंप्लीट वेवलेंथ या तो 1 टाइम या फिर आप 2 टाइम कह लीजिए, 2 लैम्डा, यानी कि 2 वेव्स कंप्लीट आ जाएं, या फिर आप कहें कि 3 वेव्स कंप्लीट आ जाएं, 1 2 3, ये आपके पास है एक वेव, यहां तक 2 वेव, यहां तक 3 वेव। तो या तो आप कहें कि एक वेव सर्कल में कंप्लीट हो रही है, या 2 या 3, यानी कि कहना ही से कि सर्कल की सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर ये इक्वल होनी चाहिए n टाइम वेव के, n टाइम लैम्डा के, n टाइम वेव, यानी कि एक वेवलेंथ, 2 3 वेवलेंथ, लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स अगर इसको मैं यूज करता हूं तो यहां से बन जाएगा 2 पाई आर इज इक्वल टू n। h की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स? ये होगी h अपॉन 2 पाई, सॉरी, लैम्डा की वैल्यू कितनी होगी? लैम्डा की वैल्यू होगी आपके पास h अपॉन mv। तो देखिए मैं m v और r को इधर ले आया, तो ये बन जाएगा n टाइम h अपॉन 2 पाई के। इसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो एक्चुअल में किसने कैलकुलेट की थी? विक्टर डी ब्रॉय ने कैलकुलेट की थी। और यह है एंगुलर मोमेंटम का कंडीशन, एंगुलर मोमेंटम का रिलेशन विद बोहर मॉडल या विक्टर डी ब्रॉय के साथ। तो आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ आया होगा। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनको एक प्रॉपर तरीके से कवर कर सकूं। जितने भी फॉर्मूले इसमें है वो सारे आप लर्न कर लें, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आप ट्राई करें स्टूडेंट्स। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा एटम्स एंड न्यूक्लियस के बारे में। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।